Hello everyone, welcome back to NEETPOT. We are discussing the chapter evolution. Today in this section we will be discussing about the embryological evidences. So let's start with the embryological evidences. हम लोग एविडेंसेस की बात करेंगे। एवोल्यूशन में डिफरेंट टाइप्स के एविडेंसेस की हमने बात की है, पहले भी पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस की बात की। आज हम लोग बात करेंगे कि एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट से हमें कैसे एविडेंस मिलते हैं। फर्स्ट अगर हम लोग बात करें कि जब भी इवोल्यूशन हुआ तो उसके एविडेंसेस हमको एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज़ में कैसे मिलती है, तो सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं कि जो पहली स्थिति है यानी early development of triploblastic organisms is similar और same। ये कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थेस से मैमल्स तक की बात करें, प्लेटीहेल्मिन्थेस से अगर बात करें हम लोग मैमल्स तक, तो जो अर्ली डेवलपमेंट होता है वो सेम होता है। आप ऐसे समझिए कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है आपको मिलता है जाइगोट। ये जाइगोट में जब क्लीवेज होता है, माइटोसिस होता है, तो एक डिवीजन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। इसके बाद बनता है ब्लास्टूला स्टेज, या इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टूला एक ऐसा स्टेज है जहां पे नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है। आपको पता है कि जाइगोट जो है वो सिंगल सेल्ड होता है, जब इसमें लगातार डिवीजन होता है तो ब्लास्टूला का फॉर्मेशन होता है। और ये ब्लास्टूला के बाद जब अगेन इसमें फिर से डिवीजन होगा लाइक क्लीवेज, तो फॉर्म होता है गैस्ट्रूला। ये गैस्ट्रूला अगेन ये एक ऐसा सेलुलर स्टेजेस है जहां पे नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ जाते हैं, और इसके बाद आपको मिलता है यानी 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, और वो 3 जर्म लेयर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। ये 3 जर्म लेयर्स हैं जिसकी वजह से हम लोग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं क्या? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स या ट्रिप्लोब्लास्टिक जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म लेयर्स पाई जाती हैं। और उनका फॉर्मेशन कैसे होता है? जाइगोट में क्लीवेज हुआ, ब्लास्टूला का फॉर्मेशन हुआ, ब्लास्टूला से गैस्ट्रूला का फॉर्मेशन होता है। अब यह ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो स्टेजेस हैं ये सारे स्टेजेस कॉमन होती है या एक समान होती है, चाहे हम प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखें, उसके बीच में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं कॉर्डेटा के, उसमें प्लेटीहेल्मिन्थेस देख लें, मैमल्स में देखें, बर्ड्स में देखें, या किसी भी लोअर एनिमल्स में देखें, उस सारे के सारे में ये प्रोसेस जो है वो सेम होता है। मतलब द फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स इज ऑलमोस्ट सेम इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स, यानी जाइगोट बनेगा, ब्लास्टूला भी बनेगा और गैस्ट्रूला बनेगा। तो ये एक तरीके से अब देखिए जर्म लेयर्स के बाद अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। फिशेज अलग होती हैं, बर्ड्स अलग होती हैं, ह्यूमन बींग्स अलग होते हैं, इसी तरह से कैटल्स जो होते हैं उनका कैटेगरी अलग है। लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि जो अर्ली डेवलपमेंट है सबका ऐसे ही होता है। दूसरा जो इसमें इम्पॉर्टेंट एविडेंस है वो है अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। सो नेक्स्ट इज अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन वर्टिब्रेट्स, यानी वर्टिब्रेट्स जितने होते हैं उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखा जाता है वो एक समान होता है, एक ही तरह दिखता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब आप एम्ब्रियो के अर्ली स्टेज को देखेंगे तो उसमें देखेंगे चाहे वो एम्ब्रियो फिश का हो, चाहे एम्फीबियंस का हो, रेप्टाइल्स का हो, टॉर्टोइज का हो या मैमल्स का हो, सब के अर्ली डेवलपमेंट
एक समान होते हैं और वो फिश लाइक स्ट्रक्चर्स शो करते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो फिश लाइक स्ट्रक्चर में यानी जो अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है उसमें किसी में टेल्स पाए जाते हैं, गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, आईज पाई जाती हैं या ईयरबड्स पाए जाते हैं। सो इसमें क्या पाया जाता है, प्रेजेंस ऑफ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टेल, गिल स्लिट्स, आईज, ईयरबड्स, ये सारे स्ट्रक्चर चाहे जिसका एम्ब्रियो हो, चाहे फिशेस का हो, चाहे एम्फीबियंस हो, मैमल्स हो, सभी का जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है वर्टिब्रेट के, इसमें ये सारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ऐसे स्टेजेस या ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो इससे ये पता चलता है कि जो भी ह्यूमन बीइंग है या जो भी ऑर्गेनिज्म आज है उसके कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर्स होंगे। जैसे अगर आपको फाइलोजेनी की हम लोग बात करें तो अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे फाइलोजेनी क्या होता है और ह्यूमन फाइलोजेनी क्या होता है। ये दो इंपॉर्टेंट बातें थी जिसमें हमने बात की अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें समान होता है, और वर्टिब्रेट्स में कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन वर्टिब्रेट जो है वो भी एक समान होता है। अब हम लोग तीसरी बात करते हैं कि इसके लिए कुछ लॉज यानी बेयर्स ने लॉ दिया जिसे हम लोग बेयर्स लॉ कहते हैं। सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट बेयर्स लॉ। बेयर्स लॉ से हम ये बताना चाहते हैं या यूं कह लें कि बेयर्स लॉ को जो देने वाले साइंटिस्ट थे उसका नाम था वॉन बेयर, ऐसे ही फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। वॉन बेयर ने क्या कहा था कि जो जनरल कैरेक्टर्स हैं एम्ब्रियो के, इन जनरल कैरेक्टर्स जो होते हैं इन एम्ब्रियोनिक स्टेज कम्स फर्स्ट, या यूं कह लें कि अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ऐसे लिख सकते हैं इन एम्ब्रियोनिक स्टेज general characters develop first and specialized characters come later। अब देखिए यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स क्या हैं, स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स क्या हैं और जो जनरल कैरेक्टर्स है वो क्या है। तो हम लोग इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, यानी स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स कम लेटर या डेवलप लेटर। ये अगर हम लोग जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि जनरल कैरेक्टर्स कौन से होंगे भाई। तो इसमें आता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड आता है, एक्सियल स्केलेटन आता है। सो दीज आर दी जनरल कैरेक्टर्स। और स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, जैसे कि बॉडी में हेयर का आना यानी जो शरीर में बाल पाए जाते हैं, इसके अलावा फीदर्स जो कि बर्ड्स में आते हैं। लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में सबसे पहले क्या बने, कौन से कैरेक्टर आते हैं, जनरल कैरेक्टर्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, एक्सियल स्केलेटन, इसके अलावा हर्ट। सो अगर हम लोग स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर की बात करें तो इसमें जनरली हम लोग बात करते हैं जैसे कि फीदर, ये किस में पाया जाता है, सिर्फ बर्ड्स में। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो बॉडी हेयर, या ऐसे लिख सकते हैं हेयर ऑन बॉडी या ऑन द बॉडी, ये किसके कैरेक्टर हैं, मैमल्स के। सो दीज आर द कैरेक्टर्स विच आर बेसिकली स्पेसिफिक, यानी स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर होता है जो कि बाद में आता है। इसी को दिया था बेयर्स ने, वॉन बेयर्स ने, और इसी की वजह से इसको बेयर्स लॉ भी कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एक दूसरी थ्योरी की जिसे बोलते हैं रिकैपिटुलेशन थ्योरी। सो फोर्थ मैं यहाँ लिख देता हूँ, फोर्थ इज
कैपिटुलेशन थ्योरी। रिकैपिटुलेशन थ्योरी को पहली बार प्रपोज किया था मुलर ने। सो प्रपोज्ड बाय मुलर। अब ये थ्योरी क्या है वो पहले देखते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, या यूं कह लें कि ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। ये ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, ये तीन ऐसे टर्म हैं जिसे हम लोग अभी सिंप्लीफाई करके देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसी को रिकैपिटुलेशन थ्योरी कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें ऑन्टोजेनी का मतलब, तो सीधा सीधा एक टर्म तो यह है कि ओन डेवलपमेंट, इसका मतलब होता है ओन डेवलपमेंट। अगर थोड़ा इसको और इलेबोरेट करेंगे आप तो ऐसे लगेगा स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट इन एन ऑर्गेनिज्म या इन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। सो स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट इन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसको हम लोग ऑन्टोजेनी कहते हैं, या स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। किसी भी जीव की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑन्टोजेनी। और आसान शब्द में, आसान ये बिल्कुल एक टर्म याद रखना है, तो ओन डेवलपमेंट, यानी किसी की डेवलपमेंट, किसी का जो विकास है वो कैसे हुआ है उसके बारे में हम लोग बोलते हैं ओन डेवलपमेंट। रिकैपिटुलेशन का मतलब होता है रिपीट्स, ठीक है। और लास्ट में आप देखेंगे फाइलोजेनी का मतलब होता है कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है किसी ऑर्गेनिज्म की। सो evolutionary history of an organism। अब इसको आप एक साथ पढ़ेंगे तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब डेवलपमेंट होता है तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को वो रिपीट करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म। यानी वेन एवर एन ऑर्गेनिज्म गेट्स डेवलप इट रिपीट्स इट्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, या जो इसके एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है उसको रिपीट करता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, या जो उनके एंसेस्टर्स पाए जाते हैं उन एंसेस्टर्स की हिस्ट्री क्या है उसे कहते हैं फाइलोजेनी। और रिकैपिटुलेशन मतलब रिपीट्स, और इसका ओन डेवलपमेंट, यानी अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए वो अपने पूर्वजों की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को रिपीट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेशन फाइलोजेनी। होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि रिकैपिटुलेशन थ्योरी क्या होती है। अब हम लोग बात करते हैं, इसी थ्योरी को बाद में एक्सप्लेन किया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था अर्नेस्ट हैकेल, जिसने इस थ्योरी को वापस से एक्सप्लेन करके एक नाम दिया जिसे बोलते हैं बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ इन टर्म्स ऑफ बोर्ड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है और पूछा भी जा सकता है, इसीलिए नीट के अलावा आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी बायोजेनेटिक लॉ इंपॉर्टेंट है। सो आइए उसको भी देखते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं बायोजेनेटिक लॉ क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग अभी मैंने जैसे कहा कि ह्यूमन फाइलोजेनी क्या होता है वो देखते हैं। सो नेक्स्ट इज ह्यूमन फाइलोजेनी। ह्यूमन फाइलोजेनी को देखने का मतलब ये है कि कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले आपको याद होगा जब हमने इवोल्यूशन शुरू किया था उसमें बताया कि सबसे पहले जो बने थे वो फिश थे, यानी फिशेस से बने एम्फीबियंस जो कि पानी और लैंड दोनों में रहते थे, एम्फीबियंस, उससे बने रेप्टाइल्स, और फिर रेप्टाइल से बने मैमल्स।
या यूं कह लें कि जो ह्यूमन बींग्स बने, डायरेक्टली मैं ह्यूमन लिख देता हूँ। सो ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं उसके जो एंसेस्टर्स रहे हैं वो फिशेज रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, या यूं कह लें कि इवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री है वो क्या है। तो ह्यूमन फाइलोजेनी का मतलब फिशेज, फिशेज से एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स और फिर ह्यूमन। इसका मतलब ये है कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है या वर्टिब्रेट्स में, उसमें आपने देखा होगा एम्ब्रियो जो है वो फिशेज की तरह दिखते हैं, चाहे एम्फीबियन हो, रेप्टाइल हो, ये सारे के सारे के जो जितने भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो होते हैं, वो एक समान होते हैं। सो इसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन फाइलोजेनी। अब हम लोग बात करते हैं कि बायोजेनेटिक लॉ क्या होता है। बायोजेनेटिक लॉ, बायोजेनेटिक लॉ जो है इसे रिकैपिटुलेशन थ्योरी को ही कहा जाता है, या यूं कह लें रिकैपिटुलेशन थ्योरी वाज एक्सप्लेन्ड बाय अर्नस्ट या अर्नेस्ट हैकेल। सो recapitulation theory was explained by Ernest Haeckel in 1866। अर्नेस्ट हैकेल ने इसको एक्सप्लेन किया था, explained by Ernest Haeckel and called it as biogenetic law। So ये कुछ अलग से लॉ नहीं है, बल्कि इन्होंने बायोजेनेटिक लॉ या यूं कह लें रिकैपिटुलेशन थ्योरी को दोबारा से एक्सप्लेन किया, और उस एक्सप्लेनेशन की वजह से जब इन्होंने किया एक्सप्लेनेशन तो इसको बायोजेनेटिक लॉ कहा। अब इस लॉ के अनुसार देखें तो इन्होंने कहा, क्या कहा, ये कहते हैं कि organism shows its ancestral adult stages during embryonic डेवलपमेंट। ये इन्होंने कहा, कह रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कैरेक्टर्स को, एंसेस्ट्रल एडल्ट स्टेजेस जो होती हैं किसी भी उनके एंसेस्टर्स के, उसे ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शो करता है। यही बातें जो मैंने अभी आपको कही कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब डेवलप होता है तो अपने इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिपीट करता है, अपने इवोल्यूशनरी या एंसेस्ट्रल की जो हिस्ट्री होती है उसे वो दर्शाता है अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। इसी लॉ को बायोजेनेटिक लॉ कहा गया। हालांकि ये लॉ बाद में चलकर रिफ्यूट कर दी गई अगेन वॉन बेयर के द्वारा। उन्होंने कहा कि मान लेते हैं ये जैसे आपने टैडपोल ऑफ लार्वा लेते हैं कि फिशेस की तरह मिलती है और लगभग सभी का होता है, तो ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही क्यों रिपीट होता है, ये पूरे का पूरे ऑर्गेनिज्म में, यानी जो एडल्ट के आप स्टेजेस दिखा रहे हैं, एंसेस्ट्रल जो एडल्ट स्टेजेस हैं वो एम्ब्रियोनिक केस में ही क्यों दिखता है, वो नॉर्मली ह्यूमन बीइंग में परमानेंटली क्यों नहीं दिखता है। तो किसी लॉ को देने से पहले इस बात पे सक्षम होना चाहिए कि वो सारे कैरेक्टर्स वो शो हो, तभी आप किसी को लॉ दे सकते हैं या लॉ बना सकते हैं। जब ऐसा नहीं होता है तो फिर ये लॉ मान्य नहीं है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज तक ही रिपीट कर रहा है, ये कंप्लीटली परमानेंटली नहीं कर रहा है। तो इस लॉ को फिर बाद में या यूं कह लें कि बेयर जो वॉन बेयर थे, इन्होंने ही फिर इनको रिफ्यूट कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया। सो ये बातें थी बायोजेनेटिक लॉ के बारे में। अब कुछ और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि ऑर्गन का जैसे डेवलपमेंट होता है, यानी मैं यहाँ पे 6 पॉइंट लिख सकता हूँ, यानी ऑर्गन डेवलपमेंट कैसे होता है और उसमें सिमिलैरिटीज कैसे पाई जाती है कि और इससे हमें इवोल्यूशन के लिए एविडेंस कैसे मिलता है। अगर आप देखें तो जो हार्ट है, हार्ट यानी हार्ट का जो डेवलपमेंट है ये इनिशियली 2 चैम्बर्ड होता है, जैसे फिशेस में 2 चैम्बर्ड है, फिर 3 चैम्बर्ड होता है,
और फिर 4 चैम्बर्ड हो जाता है। सो यहाँ पे मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि हार्ट जो ऑर्गन है ये डेवलप जो होता है वो इनिशियली 2 चैम्बर्ड हुए जैसा कि फिशेज में पाए जाते हैं, और इसी तरीके से 3 चैम्बर्ड है जैसा कि एम्फीबियंस में पाया जाता है, और फिर 4 चैम्बर्ड हो जाता है जैसा कि मैमल्स में पाया जाता है। इससे क्या पता चलता है कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, या यूं कह लें कि जो डेवलपमेंट ऑफ हार्ट है वो लगभग समान है। इनिशियली जो डेवलप होता है हार्ट ऐसे ही बनता है, फिर अल्टीमेटली जाकर के 4 चैम्बर में कन्वर्ट हो जाता है। इससे मतलब ये हुआ, इससे ये प्रूव होता है कि जो ह्यूमन बीइंग का विकास हुआ है, ह्यूमन बीइंग का जो डेवलपमेंट हुआ है वो किसी कॉमन एंसेस्टर से, जो कि फिश लाइक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, उससे ह्यूमन का विकास हुआ है। सो ये बातें थी ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में, और जिसमें हमने एविडेंस के रूप में लिया एम्ब्रियोलॉजिकल जो एविडेंसेस होते हैं, यानी एम्ब्रियो के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट कौन कौन से एविडेंसेस है और किस तरह से हम सिमिलर लगते हैं या सिमिलर हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये बातें जितने भी एग्जांपल्स हमें मिले, इससे ये प्रूफ होता है कि जो इवोल्यूशन है वो हुआ है और कोई एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलप करने के लिए। So that's all about the embryological evidences. In the next video, we'll discuss about the another topic of this chapter. If you like my videos, please subscribe the channel, share the video as much as you can.